तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टूडेंट्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज शायद थर्ड पार्ट जो होगा इसका, उसमें ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो चैप्टर का पार्ट या जो पैराग्राफ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड मोस्टली एंड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, या लास्ट ईयर से पहले जितने भी जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, उन बोर्ड के एग्जाम्स में इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। और वह जो क्वेश्चन है वो ये है, एक तो आपकी व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। एक जो महान पुस्तक होती है, उस महान पुस्तक की क्वालिटीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पहले पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आता है। लेकिन 7 मार्क्स के रूप में जब अपन इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आई विल टेल यू हाउ टू आंसर ए लॉन्ग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनका आपको अभी से ध्यान रखना है। नेहा कंवर, वीडियो ऑफ करो अपना। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, what is the test of a great book? What is the test of a great book? What is the quality of a great book? एक महान पुस्तक की क्वालिटी क्या होती है? महान पुस्तक की क्वालिटी ये होती है कि the test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. यानी कि महान पुस्तक की जो कसौटी है, महान पुस्तक की जो परीक्षा है, वो इस बात से होती है कि उस पुस्तक को हम एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक बार से ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। यदि बार बार आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की इच्छा होती है, इट मीन्स दिस इज अ ग्रेट बुक एंड हैज पास्ड इट्स स्टेट्स ऑफ बीइंग अ ग्रेट बुक। यानी कि आप किसी पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब ये महान पुस्तक है और महान पुस्तक की अपनी कसौटी पर खरी उतरी है। महान पुस्तक की जो टेस्ट होती है, जो परीक्षा होती है, उस पर ये खरी उतरी है। तो देखिए, एक महान पुस्तक की परीक्षा क्या होती है, कसौटी क्या होती है, टेस्ट क्या होता है? द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस और नॉट। हम इसको एक बार से ज्यादा बार पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक ग्रेट बुक का टेस्ट होता है। एडमिट करो। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। ध्यान देना, कितनी बड़ी बात करिए। और ये सारी की सारी ग्रेट बुक की क्वालिटीज है, ये सारी की सारी ग्रेट बुक की क्वालिटीज है। एक ग्रेट बुक वह बुक होती है, एक महान पुस्तक वह महान पुस्तक होती है जिसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की इच्छा उससे भी ज्यादा हो। यानी आपने पहले बार पुस्तक को पढ़ा, यदि उससे भी ज्यादा मन या ज्यादा इच्छा आपकी उस पुस्तक को दोबारा पढ़ने की है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये ग्रेट बुक है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये कौन सी पुस्तक है? ग्रेट बुक है, महान पुस्तक है। तो महान पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की इच्छा और ज्यादा प्रबल होती है। इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। पहले बार जितना हम इसको पढ़ना चाहते थे, उससे भी कहीं ज्यादा मन से इसको पढ़ना चाहते हैं। ये ग्रेट बुक की एक महानता है या ग्रेट बुक की क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, फिर अंडरलाइन करते रहना इन क्वालिटीज को। देखिए, ऊपर ही ऊपर एक क्वालिटी तो हो गई कि वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस। दूसरी क्वालिटी हो गई कि वी वांट टू लाइक मोर, वी वांट टू लाइक टू रीड इट मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। पहले बार जब हम इसको पढ़ना चाहते थे, उससे भी कहीं ज्यादा मन के साथ इसको पढ़ना चाहते हैं। तीसरी क्वालिटीज देखिए, and every additional time that we read it we find new meanings and new beauty in it। हर नई बार जब हम इस महान पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हर नई बार ये नई नई सुंदरता और नए नए मीनिंग्स हमारे सामने प्रस्तुत करती है।
जितने बार आप इसको पढ़ोगे उतने ही बार, जितने बार आप इसको पढ़ोगे उतने ही बार ये आपको नए नए मीनिंग रिवील्स करती है, आपके सामने लाती है, खोलती है, आपके सामने प्रकट करती है। तो ये महान पुस्तक की विशेषता होती है कि जितनी बार आप इसे पढ़ते हैं उतनी बार ये आपके सामने नया नया सौंदर्य साहित्य का और नए नए मीनिंग्स आपके सामने लेकर आती है। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much. अब देखिए कोई क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पुस्तक को आप ज्यादा अच्छी पुस्तक नहीं मानते। What is the book that is, what is the book that is very probably not worth much? वह कौन सी पुस्तक होती है जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है? तो जवाब देखिए, वी कैन की जवाब देखिए, ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस। ऐसी पुस्तक ज्यादा अच्छी पुस्तक नहीं होती जिसको कोई शिक्षाविद या फिर पढ़ने की ज्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति एक बार से ज्यादा उसको पढ़ना पसंद नहीं करता। यदि कोई शिक्षाविद या पढ़ने की रुचि रखने वाला व्यक्ति किसी पुस्तक को एक से ज्यादा बार पढ़ने की इच्छा नहीं करता, इसका मतलब वो पुस्तक ज्यादा अच्छी नहीं है, वो पुस्तक ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा योग्य नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल। लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति के जजमेंट को हम सही नहीं मान सकते, या एक व्यक्ति का जो जजमेंट होता है इसको हम बिल्कुल सही नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से ठीक नहीं मान सकते, अचूक नहीं मान सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जजमेंट तो गलत भी हो सकता है। एक व्यक्ति का जजमेंट तो क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है। The opinion that makes a book great must be the opinion of many. क्योंकि एक पुस्तक को महान पुस्तक बनाने के लिए जो ओपिनियंस की आवश्यकता होती है, जिन विचारों की आवश्यकता होती है, वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के होने चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साहब ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उस व्यक्ति का जजमेंट आप इनफॉलिबल नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से ठीक नहीं मान सकते। लेकिन यदि एक से ज्यादा व्यक्तियों ने उस पुस्तक की महानता को स्वीकार किया है, अपना जजमेंट उसके फेवर में दिया है, तो हम मान सकते हैं कि वो पुस्तक महान पुस्तक है। For even the greatest critics are apt to have certain dullness. क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े जो समालोचक होते हैं, जो महान क्रिटिक्स होते हैं, वो भी सर्टेन डलनेस के शिकार हो जाते हैं। या सर्टेन डलनेस का मतलब होता है कुछ संकीर्णता, विचारों की संकीर्णता। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो क्रिटिक्स होते हैं, जिनको अपन बड़े विद्वान मानते हैं, मतलब जिनका जजमेंट किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कई बार बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, उनका जजमेंट भी किससे प्रभावित होता है? संकीर्णता की संभावना होती है, उसमें भी डलनेस की संभावना होती है। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े लेखक ने किसी पुस्तक के बारे में अपना स्टेटमेंट दे दिया, अपना ओपिनियन दे दिया कि साहब ये पुस्तक अच्छी पुस्तक नहीं है, और दूसरे लोग मानते हैं कि वो पुस्तक अच्छी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि वो उस राइटर को पसंद नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में हमारे विचार होते हैं, हम उस विचारों से प्रभावित जजमेंट दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी राइटर को पसंद नहीं करता हूं, वो राइटर मुझे पसंद नहीं है और उसकी लिखी हुई पुस्तक आ गई, तो मैं बिना सोचे समझे, या वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं क्या कह देता हूं कि दिस इज नॉट ए गुड बुक। तो ये जो जजमेंट है मेरा, ये जजमेंट किससे प्रभावित हुआ? संकीर्णता से, मेरे विचारों की संकीर्णता से प्रभावित है। इसलिए एक व्यक्ति के जजमेंट से कभी कोई पुस्तक महान पुस्तक नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति का जजमेंट संकीर्णता से प्रभावित हो सकता है, जबकि एक पुस्तक को महान बनाने के लिए एक से ज्यादा लोगों के जजमेंट की आवश्यकता होती है, होनी चाहिए। यहां देखिए
कैरलाइल फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखे तो यहाँ ये एक आपका कैरलाइल राइटर है। कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, ये ब्राउनिंग को पसंद नहीं करता था। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, यानी कि ब्राउनिंग के द्वारा कुछ भी लिखा गया उस चीज को जो कैरलाइल या जो ये भी जो राइटर है ये राइटर पसंद नहीं करता था, और इसका जजमेंट हमेशा उस पुस्तक के या उसकी ब्यूटी के अगेंस्ट होता था। इसी प्रकार से बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट द इंग्लिश पोइट्स। इसी प्रकार से बायरन जो कवि है, वो बायरन कवि जो थे वो कई ऐसे साहित्य के कवि हैं जिन कवियों को पसंद नहीं करते थे। A man must be many sided to utter a trustworthy। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय, अटर का मतलब होता है कहना, और एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन ऑफ मैनी बुक्स। बहुत सारी पुस्तकों का आकलन करने के लिए एक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। यानी किसी भी पुस्तक के बारे में, बहुत सारी पुस्तकों के बारे में यदि आप कुछ स्टेटमेंट अटर करते हैं, यदि आप कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, बताते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ओपिनियन देने वाले व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए। मैनी साइडेड का मतलब होता है बहुमुखी, यानी कि किसी एक चीज से प्रभावित हुए बिना उसको अपना ओपिनियन या जजमेंट देना चाहिए। We may doubt the judgment of the single critic at times। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो क्रिटिक होता है, सिंगल क्रिटिक जिसे अपन कहते हैं, उस सिंगल क्रिटिक के जजमेंट्स को कई बार हम क्या करते हैं, हम उस पर डाउट करते हैं, हम उस पर संदेह करते हैं। जैसे मान लो किसी एक ही व्यक्ति ने किसी पुस्तक की अच्छाई या उसकी बुराई के बारे में बात की, तो ये माना जा सकता है कि उसने उसकी अच्छाई इसलिए बता दी क्योंकि वह उस लेखक को पसंद करता है, या उसने उस पुस्तक की बुराई इसलिए कर दी क्योंकि वह उस लेखक को पसंद नहीं करता है। इस चीज को अपन मान सकते हैं। तो एक व्यक्ति का जजमेंट जो होता है वो डाउटफुल हो सकता है, एक व्यक्ति के जजमेंट में संदेह हो सकता है। इसलिए we may doubt the judgment of the single critic at times, but there is no doubt possible in regard to the judgment of generations। लेकिन यदि कोई जजमेंट जनरेशन से आ रहे हैं, पीढ़ियों से आ रहे हैं, तो उन जनरेशंस को आप कभी भी उन पर डाउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, रामायण जिस युग में लिखी गई उस समय भी लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा साहित्य है। उसके बाद में जिन्होंने पढ़ा उन्होंने भी इस चीज को माना कि बहुत बड़ा साहित्य है। आज भी इसको महान ग्रंथ माना जाता है। आज भी इसको हमारे समाज के अंदर एक मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो कितने वर्षों से इस ग्रंथ को क्या माना गया, एक महान ग्रंथ माना गया। तो आज भी ये ग्रंथ महान है क्योंकि इसके प्रति जो जजमेंट है वो जजमेंट कब का है, वो जजमेंट जनरेशंस का है, पीढ़ियों से जजमेंट है। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस perceive anything good in a book which has been admired and praised for at once 100 of years। देखिए लेखक कहता है प्रीसिव का मतलब होता है अनुमुक्ति करना, अनुभूति करना। लेखक ये कहता है कि यदि कोई पुस्तक पीढ़ियों से महान है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब किसी पुस्तक की अच्छाई जनरेशन से है, कई जनरेशंस में उसकी अच्छाई को स्वीकार किया गया है। उस पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने में आपको उसकी अच्छाई महसूस नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती है कि जैसे कि कोई बहुत अच्छा साहित्य है, कोई बहुत अच्छी पुस्तक है या कोई बहुत अच्छी नॉवल है जो लिख दिया और उसको हमने पढ़ा, लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, अरे क्या लिखा है, बड़ा शानदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने सुना तो हमारा भी मन हुआ कि हम इसे पढ़े, लेकिन जैसे ही आपने पहले बार पढ़ा तो पहले बार पढ़ने पर आपको लगेगा कि यार लोग कह रहे हैं इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मुझे तो इसमें कुछ अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वो महान पुस्तक है। और महान पुस्तक वो पुस्तक होती है जो इतनी आसानी से या एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती। आप ये सोचो कि इसको एक बार पढ़ने से इसकी गूढ़ता आपके सामने डिस्क्लोज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
तो जो भी कोई अच्छी पुस्तक होती है, जो जनरेशन से जिसकी प्रशंसा है, ऐसी पुस्तक को हम एक बार पढ़ने पर उसकी अच्छाई की अनुभूति नहीं कर सकते। या प्रीशिव का मतलब है अनुभूति करना। और देखिए, सैकड़ों वर्षों से जिस पुस्तक की प्रशंसा की जा रही है, उस पुस्तक की अच्छाई को आप एक बार पढ़ने से महसूस नहीं कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते। वी मे बी श्योर दैट बाय ट्राइंग, बाय स्टूडिंग इट केयरफुली, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ एडमिरेशन एंड प्रेज। लेकिन यदि उस पुस्तक को हम लगातार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, हर मीनिंग को समझते हुए पढ़ते हैं, बड़े अच्छी तरीके से अध्ययन करते हुए यदि हम उसे पढ़ते हैं, तो अंत में हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये जो पुस्तक है जिसकी प्रशंसा की गई थी, जो अच्छी थी, वो वास्तव में क्या है, अच्छी है। क्योंकि बार बार पढ़ने पर, गंभीरता से पढ़ने पर, सोच समझ कर पढ़ने से उस पुस्तक की महत्ता हमारे सामने डिस्क्लोज होती है। फिर देखिए, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर अ पुअर मैन would be a library entirely composed of such great works only books have which have passed the test of time। एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी कौन सी होती है? क्वेश्चन आता है, व्हाट लाइब्रेरी इज ए गुड लाइब्रेरी फॉर ए पर्सन। एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी मानी जाती है? तो जवाब होगा, एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी उन पुस्तकों का संग्रह है जिन पुस्तकों ने समय की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जिन पुस्तकों ने जो टेस्ट ऑफ टाइम है उसको पास किया है। कहने का मतलब, जो पुस्तकें हमेशा बार बार कसौटी पर कसी गई और बार बार उनको सही पाया गया, परीक्षा में पास हुई कि ये अच्छी पुस्तक है, ये अच्छी पुस्तक है, हर बार पास हुई कि ये अच्छी पुस्तक है, ऐसी पुस्तकों का संग्रह, ऐसी पुस्तकों का कंपोजिशन एक, अपन ये कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति की जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती है। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन चॉइस ऑफ रीडिंग्स। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। और इस प्रकार से पठन सामग्री का चयन करना, या रीडिंग्स का मतलब क्या है, पठन सामग्री। क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और जब ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो इसके बाद में जो वर्ड लिखा गया है वो क्या है, नाउन है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि चॉइस ऑफ रीडिंग यानी पठन सामग्री का चयन इस प्रकार से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हो सकता है। हमारे लिए क्या हो सकता है, एक महत्वपूर्ण गाइड हो सकता है, मार्गदर्शन हो सकता है। We should read only the books we want to read more than once। लेखक कहता है हमें सिर्फ उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिन पुस्तकों को एक से ज्यादा बार हम पढ़ना पसंद करते हैं। Nor should we buy any other unless we have some special reasons for so investing money। और जब तक जो पुस्तक खरीदी गई है उस पुस्तक को आप पूरी न पढ़ लें, तब तक आपको कोई दूसरी पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए, तब तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने का कोई उचित कारण न हो, कोई उचित कारण न हो। द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इन द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद ऑल सच ग्रेट बुक्स। और दूसरी जो सच्चाई है वो है डिमांडिंग अटेंशन। डिमांडिंग अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना या ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता। द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल द ग्रेट बुक्स, कि इन महान पुस्तकों में जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, महान पुस्तकों में जो वाक्य लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, जो मैटर लिखा गया है, उस मैटर में छिपी हुई जो इनकी वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें समझना चाहिए, उस वैल्यू को हमें समझना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। फिर देखिए, दे नेवर बिकम ओल्ड। ग्रेट बुक की एक विशेषता यहां दी है, जब आप ग्रेट बुक की विशेषताएं लिखेंगे तो एक विशेषता यहां है, दे नेवर बिकम ओल्ड। ग्रेट बुक जो होती है वो कभी पुरानी नहीं होती।
रामायण को आज कोई मानते हैं कि अरे ये तो बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले लिखी गई थी, इसको क्या पढ़ना? कहता है कोई आज? नहीं कहता। ग्रेट बुक जो होती है, उस ग्रेट बुक की विशेषता ये होती है कि ये कभी भी ओल्ड नहीं होती, पुरानी नहीं होती। देयर यूथ इज इमॉर्टल। उनकी जवानी, उनकी युवावस्था, उनका अच्छापन, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। यहाँ यूथ का मतलब जवानी से है, इमोर्टल का मतलब होता है नश्वर, सॉरी अमर। इनकी जो सुंदरता है, इनकी जो यौवन है, वो हमेशा अमर रहता है। A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading. फिर एक क्वालिटी दी है, ग्रेट बुक वह बुक होती है जिसके कंप्रेंशन के ऊपर या जिसके कंप्रेंशन क्वेश्चन पर कोई भी युवा व्यक्ति एक बार पढ़ने पर नहीं समझ सकता। यानी महान पुस्तक वो पुस्तक है जिसके कंप्रेंशन क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार करने से या एक बार पढ़ने से आप इसको नहीं समझ सकते। बाय यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्टिंग इन द सुपरफिशियल वे। यानी आप किसी महान पुस्तक को पहले बार पढ़ते हैं तो पहले बार आप इसको सुपरफिशियल वे में ही पढ़ सकते हैं। सुपरफिशियल वे का मतलब जानते हैं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान। उसके अंदर कौन सा रहस्य गड़ा हुआ है, उसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, ये चीज आप पहले बार पढ़ने पर महसूस नहीं कर सकते। ओनली द सरफेस द नैरेटिव इज एब्सॉर्ब्ड एंड एंजॉयड। यहां एब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है ग्रहण करना। किसी महान पुस्तक को पहले बार पढ़ने पर आप सिर्फ इसके बाहरी जो स्वरूप है, बाहरी जो इसकी आकृति है, बाहरी जो इसकी लिखावट है, आप उसको ही ग्रहण कर सकते हैं, उसका ही आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसमें कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, ये आप किसी महान पुस्तक को फर्स्ट बार पढ़ने पर नहीं समझ सकते। नो यंग मैन कैन पॉसिबल सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट बुक। कोई भी युवा व्यक्ति पहले बार पढ़ने में या एक बार पढ़ने पर किसी महान पुस्तक की क्वालिटीज को नहीं समझ सकता। If you have to find the qualities of a great book, then you will have to read it again and again. यदि आपको किसी महान पुस्तक की क्वालिटीज को समझना है, किसी महान पुस्तक की क्वालिटीज को देखना है, तो आपको इसको बार बार पढ़ना होगा। कोई भी युवा व्यक्ति महान पुस्तक की क्वालिटीज को एक बार पढ़ने पर नहीं समझ सकता, नहीं ढूंढ सकता। Remember that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in a such a book. क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिस पुस्तक में सैकड़ों वर्षों की मानवता का आधार है। आप सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने 60 साल के उम्र के बाद कोई पुस्तक लिखी तो 60 साल का मानव जीवन जीने का उस व्यक्ति को अनुभव है। और यदि कोई व्यक्ति 60 साल के मानव जीवन का अनुभव अपनी पुस्तक में लिखता है, अपनी पुस्तक में स्थान देता है, तो बताइए 20 या 22 या 25 साल का लड़का उस 60 साल के अनुभव को एक बार पढ़ने में समझ जाएगा क्या? नहीं समझ सकता। क्योंकि 60 साल की उम्र में व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो ब्रॉड हो जाता है। मस्तिष्क में बहुत सारे, उसका जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे अनुभव कर चुका है। लेकिन एक युवा व्यक्ति जिसका माइंड अभी इतना ब्रॉड नहीं है, वो इसको एक बार पढ़ने पर नहीं समझ सकता। Hundreds of years to find out all that there is such a great book, but according to a man's experience of life, लेकिन मनुष्य के जीवन के अनुभव के आधार पर the text will unfold new meanings to him. मनुष्य की जो उम्र होती है, मनुष्य का जो जीवन होता है, उस जीवन के अनुसार एक महान पुस्तक व्यक्ति के सामने क्या करती है? नए नए मीनिंग रिवील करती है, नए नया अपनी गूढ़ रहस्य बताती है। देखिए लेखक क्या कहता है, उसकी जो लिखावट है, यदि एक सेम पुस्तक है, समझना मेरी बात को, यदि एक पुस्तक है और उस पुस्तक को कोई 10 साल का बच्चे ने पढ़ा
वह पुस्तक उसको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बाद में वो 25 साल की उम्र में उसको पढ़ता है तो वो उसको ज्यादा अच्छी लगती है, फिर 40 साल की उम्र में वही पुस्तक उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, 70 साल की उम्र में पढ़ता तो वो पुस्तक करता अरे क्या लिखा है लिखने वाले ने। लेकिन क्या लिखा है लिखने वाले ने ये चीज उसको कब महसूस हुई? 70 साल की उम्र में जाकर। क्यों? क्योंकि 70 साल की उम्र में जाकर उसके मस्तिष्क में वो डेवलपमेंट हुआ, वो विकास हुआ, जो वो 70 साल की उम्र की पोजीशन को समझ सकता है। क्या कहता है लेखक? द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18। देखिए इसको ना, कि यदि किसी पुस्तक ने आपको 18 साल की उम्र में आनंद दिया है, इफ इट बी अ ग्रेट बुक, यदि वास्तव में ये महान पुस्तक है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो एंड विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 इयर्स ऑफ एज। लेखक कहता है कि आपने 18 साल की उम्र में कोई पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक को पढ़ने में आपको आनंद आया, लेकिन जब 25 साल की उम्र में आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो आपको उससे भी ज्यादा आनंद प्रदान करती है, उससे भी ज्यादा खुशी प्रदान करेगी। और यदि आपने उसी पुस्तक को फिर 30 साल की उम्र में पढ़ा तो 30 साल की उम्र में आपको लगेगा क्या पुस्तक है, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले बार जब मैंने पढ़ा था तब यार ये वाली चीज इसमें नहीं थी, चीज तो इसी में थी, लेकिन उस समय ये हमारे समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आई है। क्योंकि पुस्तक की जो गूढ़ता है वो मस्तिष्क के माइंड के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज होती है। 840 वी सेल रीरीड इट, और 40 साल की उम्र में जब हम इस पुस्तक को फिर से पढ़ते हैं, वंडरिंग व्हाई वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, तो आपको लगता है यार बड़ा आश्चर्य, काश मैंने इस चीज को पहले क्यों नहीं पढ़ा जब मैंने पहले इस पुस्तक को पढ़ा था। अरे पढ़ा तो पहले भी था तूने, लेकिन ये महान पुस्तक है, पहले तेरे समझ में नहीं आई। अब जब तेरे मस्तिष्क की उम्र 40 साल हो गई, जब तेरे माइंड 40 साल की एज के अकॉर्डिंग डेवलप हो गया, तब उस पुस्तक की वो गूढ़ता तेरे समझ में आई है, और तब तुम्हें लगता है कि ये कितनी सुंदर है। We never saw how beautiful it was before. At 50 or 60 years of age, the same facts will repeat themselves. 50 और 60 साल की उम्र में भी ऐसी ही सच्चाइयां फिर से प्रकट होती है। क्या लिखा है लिखने वाले ने? काश ये लाइन, पता नहीं मैंने पहले पेज भूल गया था क्या, पता नहीं मैंने पहले ये पेज नहीं पढ़ा था क्या, पढ़ा तो था लेकिन समझ में नहीं आया था। और फिर नीचे वाले इस एक सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना, अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्ट इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। एक महान पुस्तक वो पुस्तक होती है, एक महान पुस्तक वो पुस्तक होती है जो रीडर के, पाठक के मस्तिष्क के अनुसार डेवलप होती है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे ही वो पुस्तक भी एक प्रकार से उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। कहने का मतलब, एक पुस्तक ऐसी पुस्तक होती है जिसको समझने के लिए व्यक्ति के निरंतर माइंड के अकॉर्डिंग ही समझ में आती है। आज छोटा 10 साल का बच्चा है, 15 साल का लड़का है, तो 10 या 15 साल के बच्चे को क्या आप वो बात समझा सकते हैं जो एक 40 या 45 साल के लड़के, 40 या 45 साल के व्यक्ति को समझाना है? नहीं समझा सकते। तो ये क्यों नहीं समझ पाता? वो इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वो बच्चा जो है उसका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं है। और देखिए, आपने देखा होगा कई बार ये जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में पेरेंट्स कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, कहते नहीं कहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे उनकी बात को नहीं मानते। अरे बापू है, दिमाग खराब हो गया, कहते नहीं कहते हैं, बच्चे नहीं मानना चाहते। पता नहीं, दोस्तों से जाकर शेयर करते हैं कि यार मेरा बाप तो मेरा दुश्मनी है, हमेशा ही मेरे को ये कहता रहता है, डांटता रहता है, ये है वो है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर और किसी बच्चे का पिता बनता है, तो वही चीज वो अपने बच्चे को कहता है, क्योंकि उस समय उसको वो बात समझ में आती है कि जिस समय मैं छोटा था, उस समय जब मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे वो सही था। क्योंकि कब समझ में आई? जब उसकी एज हो गई, जब उसके मस्तिष्क को भी 35-40 साल का अनुभव हो गया। तो एक गूढ़ता को समझने के लिए हमारे मस्तिष्क का डेवलपमेंट होना जरूरी है। महान पुस्तक की भी ये विशेषता होती है कि एक महान पुस्तक में कई जनरेशन, या फिर अपन ये कहें कि कई वर्षों का अनुभव छिपा रहता है,
और कई वर्षों के अनुभव को 20 साल या 25 साल का लड़का कैसे समझ लेगा? 70 साल के अनुभव किसी बुक में इंक्लूड किए गए हैं और 25 साल का युवा रीडर है, तो 25 साल का युवा जो है वो 70 साल के राइटर के एक्सपीरियंस को नहीं समझ पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक का विकास बिल्कुल उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में व्यक्ति का मस्तिष्क विकास करता है। एक बार देखिए इसका ये अबाउट द लेसन। लेफ्टिको हेरन 1850 टू 1904 वाज एन ऑथर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ये देखिए लेफेडियो हेरन जो है वो उनका जन्म 1850 में हुआ था, 1904 में देहावसान हो गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त लेखक थे एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग अबाउट जापान, और जापान के बारे में अपने लेख लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन दिस ऐसे लेफेडियो हेरन डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग। इस पाठ के अंदर ये जो लेखक है ये रीडिंग के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, पठन के जो सिद्धांत होते हैं उनको प्रतिपादित करते हैं, डिफाइन करते हैं। विद इट्स मीनिंग अपने अर्थ के साथ बताते हैं। पजेज एंड एम और प्रक्रिया मतलब अर्थ, प्रक्रिया और लक्ष्य के साथ प्रकट करते हैं। द ऑथर मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोटिव्स ऑफ अ ग्रेट क्रिटिक एंड अ कॉमन पर्सन। और जो लेखक है इस पाठ में मोटिव्स का मतलब होता है बेटा उद्देश्य। ये एक महान समालोचक और सामान्य व्यक्ति के उद्देश्यों का अंतर बताते हैं। He states that a great and scientific book contains universal truth। वो ये भी बताते हैं कि एक महान और वैज्ञानिक पुस्तक जो होती है उसमें सार्वभौमिक सत्यता होती है। सबलिम्स ऑफ आइडियाज, सबलिम्स का मतलब होता है उत्कृष्ट, आइडियाज विचार होते हैं। That are appreciable in every age, जिसको हर एज के अंदर पसंद किया जाता है। At every additional time a great book unfolds to a reader to a new meaning and interpretation that leaves a permanent impression on his mind। एक महान पुस्तक वो होती है जो एक रीडर जो होता है उसके मस्तिष्क के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है और हर बार जब वो पढ़ता है तो एक नई व्याख्या उसके मस्तिष्क के लिए करती है। कितने मिनट है जी बेटा? इसके क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड करता हूं या आपको बोल के लिखवा दूं? 4-5 क्वेश्चन है, चलो मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे भी, जल्दी से लिखता हूं। एक बार लिखो आप, दिख जाएगा दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज। 4 ही क्वेश्चन है बेटा ज्यादा। व्हाट आर द क्वालिटीज, आप लिखते रहे क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक, ऑफ ए ग्रेट बुक। Why does a great book need the opinions of many? ज्यादा जो लोग होते हैं उनके ओपिनियन की उसको आवश्यकता क्यों होती है? इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन और लिखूंगा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, और आगे कोष्टक में लिखिए ए ग्रेट बुक ग्रोस, ए ग्रेट बुक ग्रोज exactly in proportion to the growth of the reader's mind, to the growth of reader's mind। ये 3 क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। ये क्या है? यू आर राइट अजीत। क्या कह रहा है अजीत?
डन सर, ओके।